ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सेक्शन में 4 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन में 4 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। फिर से क्रैश प्रोग्राम टाइप होगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 4 के अंदर जिसको हमने पूरा देखना है सेक्शन के अंदर, वो आपसे बात करेगा लोकेशन एंड स्केल के बारे में। ठीक है, कि लोकेशन को किस तरह से चूज करना चाहिए, और जब हम लोकेशन को शिफ्ट करते हैं लोकल से नेशनल में या नेशनल इंटरनेशनल में, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। ऑफ शोरिंग और रीशोरिंग क्या होती है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकेशन पे या रीलोकेशन पे क्या चीजें इम्पैक्ट करती हैं। अगला उसका बताना है आपको स्केल ऑफ ऑपरेशन के बारे में। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी बेस पे अपने आप स्केल ऑफ ऑपरेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरनल इकोनॉमी स्केल्स और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी स्केल्स क्या होता है, इनके दरमियान लिंक क्या है। उसके बाद उसने आपको बताना है कि क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और टीक्यूएम क्या होती है। उसके बाद उसने थोड़ा टॉपिक बताना है जिसको वो कहता है बेंचमार्क करना क्या होता है। और उसके बाद इस तीसरा चैप्टर है सेक्शन के अंदर, वो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी के नाम से बेसिकली इसमें वो बताता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इनोवेशन क्या होती है। ईआरपी एक सॉफ्टवेयर के बारे में वो बात करेगा, और लीन प्रोडक्शन के बारे में बात करेगा, और फिर एंड पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेगा, यानी कि उसमें आपको क्रिटिकल पाथ एनालिसिस पढ़ाना है। तो देखा जाए जो हमारे पास टॉपिक मेन आ गए, तो वो टॉपिक हमारे पास कौन कौन से हैं। अब आप लोगों ने मुझे बात क्विकली बतानी है, टर्न बाय टर्न। ठीक है, जिसको आती है वो खुद बता दे, जब कोई एक बंदा बात कर रहा हो तो बाकी इसको सिर्फ ध्यान से सुन लें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू चूज अ सूटेबल लोकेशन। अभी हम सब बात कर रहे थे लोकेशन को, हमें सूटेबल लोकेशन को चूज करना है। तो सूटेबल लोकेशन को चूज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं। नंबर 1 तो कॉस्ट होती है, कितने की वो आएगी। ठीक है। नंबर 2 हम देखते हैं नियर टू मार्केट है कि नहीं है। अब मार्केट कौन सी होगी, क्या वो सप्लायर के पास है, ठीक है, क्या वो कस्टमर के पास है। नंबर 2 हम कहते हैं तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब जब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर सारी बातें आ गई। आपकी नेचुरल सोर्सेज भी आ गए, आपकी लेबर भी आ गई। ये तीनों तीनों बातें आप इसमें कंसीडर करते हैं। तो ये आपके बेसिक हो गए, जो 3 बेसिक फैक्टर हैं लोकेशन को चूज करते वक्त। हाँ, इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं। ठीक है जी, वहाँ की टपोलॉजी भी देखते हैं कि रोड वगैरह बने हैं कि नहीं बने हुए। ठीक है। और हाँ, अगर आप कोई रिटेल स्टोर को शिफ्ट वगैरह कर रहे हैं तो आप पार्किंग वाला फैक्टर भी लाजमी देखेंगे। ये 5 फैक्टर हैं जिसकी बेस पर लोकेशन को चूज करते हैं। क्या करते हैं यार इन्वायरमेंट भी देखेंगे। जी, इन्वायरमेंट का फैक्टर भी इसमें आप कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अगर देखें कि जो आपकी लोकेशन है, अब कहते हैं यहाँ पर ये लाइन बोलता है, कहता है जी ऑप्टिमल लोकेशन, अ बिजनेस लोकेशन दैट गिव्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर। कहता है बेस्ट लोकेशन, ऑप्टिमल लोकेशन वो होती है जहां पर आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिले। क्वांटिटेटिव में उसकी आ जाती है कॉस्ट, क्वांटिटी में उसकी क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है। और जो कॉस्ट। क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं इनको मैयर नहीं कर सकते हैं। दीज आर दोज फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी मैयर्ड इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वो कह रहा है, अब वो यहाँ पर कुछ बातें बताना चाह रहा है। कह रहा है जनाब, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स दीज आर द मैयरेबल इन दिस इंस्टेंस इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ अ साइट और द रेवेन्यू फ्रॉम इट, और हेंस इट इज प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब ये कि वो फैक्टर जो फाइनेंशियल टर्म्स में आपको अफेक्ट कर रहे हो वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। और क्वालिटेटिव फैक्टर कौन से होते हैं, दीज आर द नॉन वेरिएबल फैक्टर्स दैट में नॉन इन्फ्लुएंस द वेरिएबल। सेम। ठीक हो गया। यहां पर आपको एक वर्ड बता रहा है ऑफ शोरिंग के बारे में, बात बता रहा है ऑफ शोरिंग के बारे में। रीलोकेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस डन इन अ कंट्री टू द सेम और डिफरेंट कंपनी इन एन अदर कंट्री। ऑफ शोरिंग में क्या होता है कि जब एक कंट्री उठ के, एक कंपनी एक कंट्री से उठ के दूसरी कंट्री में चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ शोरिंग बोलते हैं। ऑफशोर। मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल के बारे में जानते हैं आप, बिजनेस विद ऑपरेशंस और प्रोडक्शन बेस इन मोर देन वन कंट्री। जिसकी ऑपरेशन है ये ओके। प्रोडक्शन की बेसिस है एक से ज्यादा कंट्री के अंदर। अब यहाँ ज्यादा पर, कंट्री। हाँ, अब यहाँ पर वो आपको एक पॉइंट बता रहा है कि जब आपने लोकेशन चूज करनी है तो कितने फैक्टर्स हैं, मार्केट है, लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बेनिफिट है, इमेज ऑफ एथिक्स है, लेबर अवेलेबिलिटी है, लेबर स्किल्स है, प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन है, सर्विस है, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, या लेबर लेजिस्लेशन है, ये लॉस के बारे में। ये एक की डिसीजन पे इतने हम्म। डिसीजन
इम्पैक्ट कर रहे होते हैं कि उस मुल्क का लॉ क्या है, उस मुल्क की मार्केट कितने करीब है। अब हमने इसको क्या किया, हमने सम अप करके इसको हमने सिर्फ और सिर्फ ये 4 बेसिक पॉइंट बना दिए। कौन कौन से? ये वाले। ठीक है, तो लोकेशन के ये वो फैक्टर है। अच्छा, अगर लोकेशन ऑप्टिमल नहीं होगी, बेस्ट नहीं होगी, सूटेबल नहीं होगी, बेस्ट नहीं होती, सूटेबल नहीं होती, ठीक है, या ऑप्टिमल नहीं होती, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? इसके ड्रॉबैक ये होंगे, आपके कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपके पास सप्लायर्स की तरफ से लेट डिलीवरीज आएंगी। इसका मतलब क्या है? बिजनेस विल लूज इट्स सेल। ठीक है जी, अपनी सेल को लूज कर देगा। ठीक है जी, सप्लाई सप्लाई विल बी लेट, लेट पहुंचेगी सप्लाई। ठीक है जी, उसके अलावा उसकी कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। बढ़ते हैं। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं ये मैं सर। सिर्फ आपको जो बेसिक यस बेसिक सर। पॉइंट है वो बता रहा हूँ, जिनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया, हमने इसको देख लिया। अगर सूटेबल लोकेशन नहीं होगी तो बिजनेस को ये बेसिक 3 ड्रॉबैक फेस करने पड़ जाएंगे। ओके जी, हमने इसको देख लिया। अब फिर से हम दोबारा जाएंगे लोकेशन वाली बात को। अब यहाँ पर वो क्या कहता है? कहता है जी, किस बेस पे आपने डिसीजन को, फॉर एग्जाम्पल, जब आप डिसीजन कब रीलोकेट करते हैं, यानी कि आपने लोकेशन को चेंज करना है। अगर आप अपनी एक ही कंट्री में रहेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशन से फेमिलियर हैं, आपकी वर्कफोर्स भी हैबिट रहेगी, और आपकी कंपनी को बैड पब्लिसिटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। हाँ, अगर हम जी। दूसरी कंट्री में जाते हैं, हो सकता है वहां पर हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग चाइना में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में जाके अपनी फैक्ट्रीज ओपन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? चीप है। नंबर 2, सस्ते हैं। समटाइम बिजनेस वांट टू बिकम इंटरनेशनल बिजनेस और मल्टीनेशनल बिजनेस, तब भी वो ग्लोबल मार्केट हम्म। तरफ जाना पसंद करते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या होते हैं? एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट पड़ सकता है, टैरिफ आ सकता है, वहां पर होता है लीगल इश्यूज ज्यादा हों, कल्चर इश्यूज हों। ठीक है, तो ये हम्म। कुछ बातें हैं जो बड़ी जनरल सारी पता होनी चाहिए। और अगर आपकी बिजनेस की मल्टी साइट है तो उसका फायदा क्या होता है? आप कस्टमर के पास पहुंच जाते हो, आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। और अगर आप सिंगल साइट पे काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, बेटर कम्युनिकेशन है, आपका बेटर कंट्रोल है, आपको कोई कल्चर और लैंग्वेज डिफिकल्टीज नहीं मिलती। ठीक है, आप नेगेटिव कंपटीशन जो बिटवीन साइट्स होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बिगिनर्स की बात करें, तो मल्टीपल सिटी में ऑपरेट कर रहा है, पर इसका आपस में क्या हो गया? जी। डिफरेंट ब्रांचेस का आपस में क्लैश चल पड़ता है। ठीक हो गया, जी। तो ये हमने लोकेशन के बारे में एक कुछ जनरल सी बातें की। आगे वो बात करता है आपसे स्केल ऑफ ऑपरेशन के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? स्केल ऑफ ऑपरेशन के बारे में। कहता है मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी अचीव यूजिंग अवेलेबल इनपुट्स, दिस स्केल कैन बी ओनली इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बाय एम्प्लॉइंग मोर ऑफ ऑल इनपुट्स। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करें। You want to increase your output. For that purpose business have to increase their inputs. Scale of expression का मतलब क्या है? Business want to increase their output. For that purpose they have to increase their inputs. इसकी वजह से अब क्या होते हैं? इनपुट। आपके स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर जाते हैं। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, बिजनेस को अपने ऑपरेशंस, यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन या प्रोडक्शन कैपेसिटी, या एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियां कब लगानी चाहिए? जी, ये सवाल मेरा आपसे है। व्हेन सर बिजनेस, सबसे पहले जब जब आपकी फाइनेंसिस अवेलेबल टर्न हो। बाय टर्न, टर्न बाय की टर्न ग्रोथ इंक्रीज। आ रही हो लेकिन आपकी बात ग्रोथ हो रही हो। बस एक पॉइंट बताओ मुझे हमजा, क्या बता रहे हो? दोबारा बताओ। मैं कहा सर जब आपकी हाली ये नहीं देखना कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, जब ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ होगी तो इस तब आपके पास गैप बनेगा कि आप अपनी एक्सपेंशन करें और फर्दर जो आपके न्यू कस्टमर्स पोटेंशियल कस्टमर्स आ रहे हैं उनको टारगेट करें। ओके जी, इसने एक पॉइंट बता दिया, मैंने वो लिख भी दिया। इसके अलावा बताया, ये पॉइंट ठीक है उसका, कि जब मार्केट ग्रोथ होती इंक्रीज है तब आपको। डिमांड। जी 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 फहद, इंक्रीज डिमांड। वेरी गुड। अब ये इंक्रीज डिमांड अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा सिमिलर पॉइंट है, लेकिन इसको आप अलग से कोड कर सकते हैं। मार्केट ग्रोथ में जी। क्या होता है कि आपका वो पूरा मार्केट साइज ही बढ़ जाता है। इंक्रीज डिमांड समटाइम शॉर्ट टर्म भी होती है,
ठीक है जी। अब वो मे बी ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट और ट्रेंड, आपकी डिमांड बढ़ गई, तब भी आपको बढ़ाना चाहिए, एक पॉइंट सीजन हो भी हो चाहिए सकता मुझे। है, लो प्राइसेस आ जाए या सीजन चल रहा हो। जी जी सर, और भी फैक्टर्स होते हैं क्या? हाँ, आई नीड वन फैक्टर। फाइनेंशियल सारा, क्या क्या, बताओ 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 बट्टी। फाइनेंशियल अवेलेबल हाँ, होंगे तो व्हेन आप एक्सपेंड बिजनेस कर हैव सकते हैं। कैपेसिटी, व्हेन बिजनेस हैज क्या बात। कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी हो इन टर्म ऑफ फाइनेंसिस, ठीक है, एंड इन लोकल मार्केट, मार्केट इट्स सेल्स बिकम सैचुरेटेड, यस सर। कि सेल उसकी रुक गई है, ठीक है, एक हाथ पॉइंट पे जाके आगे नहीं जा रही, ठीक है, तो फिर वो अपने ऑपरेशन को क्या करेगा, एक्सपैंड कर लेगा। अच्छा, ये तीन इन बातें टर्म्स के हैं। साथ ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट ग्रोथ ना हो रही हो, लेकिन अगर अगर इसकी सेल्स रुक गई हैं और मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये अपनी ग्रिप लूज कर रहा है बिजनेस। मेरे बेटा देखो, इन डेट पॉइंट आप कहीं से उठा के लिंक कर सकते हो, हमने कुछ कॉमन ग्राउंड पे पॉइंट तो बनाने हैं ना, ठीक है, तो उस परस्पेक्टिव से पॉइंट ठीक है। अच्छा जी, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे अगर मैं स्केल ऑपरेशन को इंक्रीज करता हूं तो? जी। सर ड्रॉबैक्स क्या होंगे? हाँ जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक हो गया। हम्म। उसके बाद बटी सर एक मिनट, बटी एक्सेस नेगेटिव नेट कैश एक्सेस फ्लो। कैपेसिटी। उसने कह दिया नंबर वन, इसने कह दिया इसके कॉस्ट, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की ही बात करें, किसकी, कि अगर बिजनेस अपने स्केल ऑफ एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है, कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, नंबर वन तो आ गया जनाब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, ठीक है जी। नेगेटिव नेट कैश फ्लो भी हो सकता है सर। कैसे? सर वो ऐसे जिस टाइम आप सारा आप इन्वेस्ट कर रहे हो और एक्सपेंशन कर रहे हो, तो आपके पास बड़ा लिमिटेड कैश रह जाएगा। ठीक उससे है, हो सकता है कि सही आपकी जो डेली डे टू डे आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें कंस्ट्रेंट्स आ जाए। सही है, एक पॉइंट हो चाहिए मुझे। एक और पॉइंट। सर ये अबरार भाई ने लिखा है रिस्क लॉस है, हाँ, चांसेस ऑफ फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर है। ठीक है जी। ये हमने तीन पॉइंट्स को सम अप कर लिया, किसके, स्केल ऑफ ऑपरेशन के, लोकेशन को भी सर देख इससे लिया। ये भी हो सकता है कि आपकी एम्प्लॉय ट्रेनिंग करें या दूसरी जो बिजनेस जिस दूसरी जगहों पे जिधर फोकस करना वो भी निगलेक्ट हो उसने जाए। जो उसने ऊपर पॉइंट पढ़ा ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, उस पर आप कुछ भी डाल दो। सर ठीक है ठीक है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकती हैं इसमें? कैसे? सर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ऐसे कि अगर हम अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारी सर वो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फिर भी हमारी इंक्रीज की जा रही है। हम ये कहते हैं कि अगर फॉर इतनी। एग्जांपल हम लोगों ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया, तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि व्हेन वी इंक्रीज आवर स्केल ऑपरेशन, इट्स मीन वी आर इंक्रीजिंग आवर सेल्स और इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्शन, अल्टीमेटली इट विल लीड टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। बट यस इफ वी हैव सर अ पुअर कंट्रोल, वेट, इफ वी हैव अ पुअर कंट्रोल, ठीक है, तो इट्स में लीड टुवर्ड्स मैनेजेरियल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल्स, ठीक है, यस, ये कोऑर्डिनेशन चीज प्रॉब्लम अराइज हो सकती है जिसकी वजह से डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, कम्युनिकेशन हमने, गैप्स आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने इन पॉइंट्स को तो देख लिया। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की एक वजह से मिनट, भी तो हो हमदा सकता एक है मिनट, कि मुझे इतना बता दें, अभी तक जितनी मैंने बात की है, कैस, अबरार, भट्टी, मलिक, इनमें कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं सर। ओके जी। नहीं सर जी। ओके, डन हो गया जी। अब हमने थोड़ा सा आगे चलना है, अब यहाँ बात। सर जी जी। एक सवाल है। हाँ जी। सर ये सर इसमें ये अराइज हो सकता है कि द लेबर में रेजिस्ट टू चेंज, इंक्रीज कर रहे हैं ऑपरेशंस तो उन पे वर्कलोड ज्यादा आ रहा है, तो वो शायद रेजिस्ट करें इस चेंज को। ऑलवेज रिमेंबर, हमने ये बात की थी, जब भी कोई चेंज आता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है जी रेजिस्टेंस की, तो ये कोई मसला नहीं है, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कहीं एम्प्लॉय रिस्क ना ठीक कर है दें। सर। अच्छा जी। अब जी हमने बात करनी है आगे, तो हम उसको आगे थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले हमने स्केल वगैरह को देख लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा अब मैं बात करने जा रहा हूँ
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में 12 मरतबा आया हुआ है कि ईआरपी क्या होता बहुत है। ज्यादा। ठीक है जी। अब ये बात करने जा रहे हैं हम लोग ईआरपी की। अब वो यहां पर इसको कोड कर रहा है, कहता है अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल फंक्शंस इन अ बिजनेस इनटू अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम दैट सर्व ऑल दोज फंक्शनल नीड। बोले तो ईआरपी इज एन सॉफ्टवेयर विच जॉइन टुगेदर ऑल द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑल अदर डिपार्टमेंट इनटू अ सिंगल सिस्टम। ठीक है जी। इसको हम जी क्या बोलते हैं, ईआरपी बोलते हैं। अब ये ईआरपी क्या है, एक आपका सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। इससे क्या होती है, अब वो कहता है एन ईआरपी इज अ मेथड ऑफ ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम फ्रॉम प्रोडक्ट प्लानिंग टू डिलीवरी। अब उसने कह दिया कि ना सिर्फ उसे प्रोडक्शन से लेकर एंड तक, मैंने क्या बोला, इट इंटीग्रेट्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस। इसके जनरल बेनिफिट क्या होते हैं, ये क्विकर होता है, चीपर होता है, एफिशिएंट होता है, उसमें चांसेस ऑफ फेलियर्स थोड़े होते हैं। ठीक है जी। जी। अब जब फटाफट मैं ईआरपी को यहां से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपने मेरे साथ ईआरपी को पहले देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी। अब यहाँ पर आपने बताना है आपको ईआरपी की समझ लगी कि नहीं लगी। ओके जी। ओके जी, ये फिर मैंने ईआरपी खोला है। अब आपने बताना है ईआरपी के बारे में। अब ये देखो, काइंडली प्यारे हम मलक साहब, ये डेफिनेशन पढ़े जरा ईआरपी की जो मैं हाईलाइट की है। An ERP system will be broken down into standalone or fully integrated modules हम्म। reflecting the functional areas such as marketing and finance. हम्म। All the modules draw from and contribute to a central database, allowing shared information. अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, आ सॉफ्टवेयर विच इंटीग्रेट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स टू अ वन सिस्टम, टू अ सिंगल database and allowed of sharing information is known as ERP। ठीक है जी। अब ईआरपी किन किन चीजों पे डील करता है, जरा मतलब आप ये पॉइंट पढ़ना फटाफट कि ईआरपी किन किन चीजों पे डील करता है। ERP deals with supply chain management, हाँ। production, customer relation management. बोले सर जी मैं तो सिर्फ 2 मिनट सप्लाई में चेन मैनेजमेंट क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये होती है कि आपने रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना है और ऑर्डर करने के बाद इसको कस्टमर तक पहुंचाना भी है। इसे होती है सप्लाई चेन सर मैनेजमेंट, ईआरपी की फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, ये वो जो एआई वाला जो आपने कराया था ईआरपी, हाँ सिस्टम। जी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये तमाम चीजों को क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है जी। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम बता रहा है कि क्या होता है, एवरी बिजनेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट हैज बीन ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया गया है, कितने कंपोनेंट ऑर्डर किए गए हैं, स्टॉक में कितना मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा ऑर्डर प्रोग्रेस में है। ठीक है जी। क्या हमारे पास पेमेंट है कि नहीं है, इसका मतलब क्या कि अकाउंटिंग की चीजें भी ये जोड़ देता है आप उसमें, अकाउंटिंग के फंक्शन भी। यानी Integrate ये कर देते हैं। इतना एफिशिएंट है कि अगर आप इस पे एक एंट्री पास ऑन करते हैं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तमाम एंट्री को खुद ही मुकम्मल कर देता है। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या था, ये ये बड़ा आपके पास महंगा होता है। ईआरपी था। अब ईआरपी, सर इसमें सर इसमें ये भी आता है ना कि अगर एक प्रोडक्ट एक ब्रांच के पास पड़ी है और एक के पास नहीं पड़ी तो वो चेक कर सकते हैं कि इस ब्रांच में पड़ी तो वो उधर से मंगवा देते हैं। यार ईआरपी इज वेरी मच एफिशिएंट। होता क्या है, पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल बिगम स्कूल सिस्टम ने ईआरपी का सॉल्व किया हुआ है, एचआर मॉड्यूल लिया हुआ है इसका। ठीक है जी। अब होता क्या है, यूज वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर टेंडेंस लगाई है, ठीक है, तो एक बंदा जो कराची बैठा हुआ है वो वहां बैठ के मुझे मुझे देख सकता है कि आज मैं कितने बजे आया था। ओ। ठीक है जी। ये है ईआरपी। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा हेड ऑफिस लाहौर में बैठा हुआ है, वो वहां से बैठ के गुजरात ब्रांच की या मंडी ब्रांच के अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकता है। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मसला क्या है, ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बड़ी हाई है, इसके लिए आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। अब जरा जी सर। फटाफट फटाफट हम इसको एक दफा यहां से पढ़ लें। ERP, the use of integrated software system to plan and manage information from all areas of a business in order to do a simplify complex process and make them more efficient।
अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है प्लस इंटरनेट है। अब जे जस्ट इन टाइम भी, चूजिंग द बेस्ट सप्लायर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी लिंक कर देता है। ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, B2B हो या B2C हो, उसको भी लिंक कर देता है। उसके अलावा ट्रैकिंग ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन, डिलीवरी, मैनेज डिलीवरी एंड रिटर्न, प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर प्राइसेस। यानी कि वो अकाउंटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग के फंक्शन, प्रोडक्शन के फंक्शंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शंस, सबको एक जगह इंटीग्रेट कर दिया जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स Enterprise resource प्लानिंग। plan. ठीक है जी। अब वो कहता है इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। भाई इसके ड्रॉबैक क्या है? ये सिस्टम बहुत ज्यादा कॉस्टली है, नंबर वन। नंबर टू, सिंगल सिस्टम फॉर द होल फर्म में मीन चेंज विद कॉज रिसेटलमेंट। अब होता कि रेजिस्टेंस आती है, वो कहते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे क्योंकि चेंज आ रहा होता है। ठीक हो गया। टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसको इम्प्लीमेंट करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन लिंक्स। समटाइम आपको समझ लग रही होती है कि आपने किस किस इंफॉर्मेशन को, किस किस डिपार्टमेंट को इससे लिंक डाउन करना। इज दैट क्लियर भाईजान? Yes, ईआरपी का क्लियर हो गया? अच्छा जी। जी सर, समझ आ गई अच्छा, सर। वंस अगेन अब यहाँ पर हमने ईआरपी को देख लिया। ईआरपी को देखने के फौरन बाद, अरे इसके बेनिफिट जरा जल्दी से बता देना सर, 3 4। ईआरपी यार एफिशिएंट है। सर अजान हो रही है, 5 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ा करें रमजान एक का मिनट, एहतराम। मुझे पता है ईआरपी एफिशिएंट है, नंबर वन। एक, नंबर टू, ईआरपी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स नहीं कम से, आपके एरर कम से कम होते हैं। एफिशिएंट है, बस प्रॉब्लम आपके एरर्स कम से कम आते हैं। एरर ठीक हो गया। ठीक हो गया काफी जी। चीजें और वहां नंबर होती टू, हैं। ये इसमें वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। और आपको जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रॉब्लम किस डिपार्टमेंट में, किस एरिया में, किस फंक्शन में आ रही है। ओके। ठीक हो गया। जो बेसिक बेनिफिट है ये बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव है, और एरर कम से कम करता है। ये था आपके पास ईआरपी। ईआरपी के फौरन बाद अगली चीज है, अब ये देखो यहां पर वो बता रहा है ईआरपी के बेनिफिट क्या हैं। बेटर इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल बेहतर हो जाती है। हम्म। मोर एक्यूरेट प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग हो जाती है। ठीक है जी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपनी हाई पॉइंट पे पहुंच जाती है। फास्टर रिस्पॉन्स टू चेंज हो जाता है। बेटर यूज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है। अब सारी बातें क्या हो रही है? इन्वेंटरी प्रॉपर्ली कंट्रोल हो रही है, कॉस्टिंग एक्यूरेट हो रही है। जब कॉस्टिंग और प्राइसिंग एक्यूरेट होगी तो प्रॉफिट प्रॉपर्ली आ जाएगा। नंबर थ्री, आपके जो फास्टर रिस्पॉन्स टू चेंज। ठीक है, अगर सप्लायर चेंज हो रहा है या ऑर्डर में चेंज हो रहा है तो ये सेल्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये खुद से कंसर्न डिपार्टमेंट को हाईलाइट कर देता है। ठीक हो गया। और जी एंड सर। पे वो क्या कह रहा है कि आप इस इंफॉर्मेशन को, तमाम एरियाज को असेंबल करके एक सिंगल जगह पे वो मॉड्यूल कर लिंक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से वेस्टेज कम से कम हो जाती है। ठीक हो गया। ये आपके ईआरपी के कुछ हम्म। जेनेरिक बेनिफिट्स हो गए। अब हमारा आज का जो आखिरी टॉपिक है उसको हम कहते हैं भजन, सबसे पहले उसको हम कहते हैं, या पहले मैंने आपको पढ़ानी है बेंच मार्किंग, वो पढ़ा दूं फिर आगे चलते हैं। मैं पूछ रहे जब पहले बिजनेस डेफिनेशन क्या होती अपना है। सबसे बेस्ट वालों के साथ कंपेयर करता है, शायद आई सी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेंच मार्किंग यही होता है कि जब बिजनेस अपने मार्केट में आउटसोर्स करता है, दूसरे लोगों से पूछता ना, है, जो नहीं, बेंचमार्क होता है। आउटसोर्सिंग और चीज है बेटा, और बेंचमार्किंग और चीज है। बेंचमार्किंग में क्या होता है कि बिजनेस नहीं सर, मार्केट में, मतलब बेंचमार्किंग ये है ना कि वो एक मार्केट एनालिसिस जो करते हैं लोग, जो मार्केट वो होते हैं, हम्म रिसर्चर्स या मार्केट एनालिस्ट्स होते हैं, उनसे पूछते हैं। हम्म, नहीं नहीं, जो सबसे बेस्ट होते हैं ना मार्केट में, उनसे पूछते हैं। उन्हें सबसे बहुत ही सेल वगैरह होती है, ये जो बिल्कुल उन्होंने ठीक कह अपने रहे हैं। अंदर इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। आउटसोर्स बेंचमार्किंग का मतलब ही होता है कि मार्केट में मौजूद आप बेस्ट ऑपरेशन के साथ ना अपने आप को लिंक डाउन करते हैं, जो हम इसमें इनमें क्या बेस्ट है। अच्छा जी। अब जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैंने आपको बेंचमार्किंग दिखानी है। बेंचमार्क, यस दिस वन, बेंचमार्किंग।
ओके जी। अच्छा समय मतलब वो बेंचमार्क जो सेट कर देते हैं, एक जो हाँ, मार्केट इट लीडर होता है इन्वॉल्व प्राइसिंग का। मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द बेस्ट फर्म इन द इंडस्ट्री एंड देन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग क्वालिटी। ठीक है। बेंचमार्किंग में क्या होते हैं कि आप मार्केट में मौजूद जो बेस्ट परफॉर्मेंस चल रही होती है उससे अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। जी। जब भी मार्केट में मौजूद बिजनेस स्कूल की या बीबीए की एमबीए की बात की जाती है तो हमारे नाम में फट से एक नाम आता है लम्स का। ठीक है। तो लम्स को पाकिस्तान में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं, बेंचमार्क कर रही हैं। benchmark। ठीक है। सर बेंचमार्किंग मैं का पिछले साल यही हाँ, एग्जांपल दी थी। बेंचमार्किंग का बेनिफिट क्या होता है? नंबर वन, आपकी फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको आइडिया हो जाता है कि जनाब आप कंपेयर करते हैं ना, आपको लगता है ये प्रॉब्लम आ रही, इनको मैं दूर कर सकता हूँ। ठीक है, हो गया। नंबर टू कहता है एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस फॉर द कस्टमर कैन बी आइडेंटिफाई। कस्टमर किन चीजों को ज्यादा तरजीह दे रहा है और हमने उस तरजीहात को, उस इंपॉर्टेंस को, उस डिमांड को अपनी सर्विसेज में लेकर आना है। नंबर टू, हम्म। वर्कफोर्स इन्वॉल्व मोटिवेशन। आप वर्कफोर्स को बताते हैं कि जनाब ये हमारा टारगेट है, इसको हमने अचीव करना है। तो व्हेन एंड एज यू आर इन्वॉल्विंग द वर्कफोर्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, तो वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। इसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस भी इंप्रूव होती है। ड्रॉबैक क्या है भाई इसके? तीन बेनिफिट मैंने पढ़ने थे, तीन बेनिफिट को मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि ये मैंने उसको पढ़ा दिया आपको इन तीन पर बातों। आइडिया कॉपी करना अच्छा नहीं होता, लिमिटेशन यही होगी, आइडिया कॉपी करना हमेशा अच्छा नहीं होता, कॉस्ट कंपैरिजन होते हैं। Calculation। हम्म। असल में होता क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको उस कंपनी के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल भी जाए। ठीक है जी। जी। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में, अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में, अपने ऑपरेशन के बारे में डिटेल नहीं बताएगी। सर नंबर आपने टू। बताया था विंडो ड्रेसिंग करती हैं कंपनियां, हाँ जी। उससे भी होता है कि वो विंडो मतलब ड्रेसिंग करती है अपने में भी, अपने जो फाइनेंशियल हाँ, स्टेटमेंट्स हैं वो भी एक उनको एक्सपेक्ट है, एक्यूरेट। वो भी एक्सपेक्ट बन जाता है। और लिमिटेशन क्या होती है, कॉपी करने की वजह से समटाइम आपको सक्सेस नहीं मिलती, मार्केट में फ्लॉप हो जाते हैं। और आखिरी बात ये, कॉस्ट ऑफ कंपैरिजन में नॉट बी कवर्ड। जो आपने पैसा रिसर्च करने पे लगाया होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगाया होता है, वो कभी भी आपका इकट्ठा नहीं हो पाता, कभी भी आपका इकट्ठा नहीं हो पाता। हम अपने आखिरी मिनट तक जा रहे हैं और मैंने इस आखिरी मिनट में आपको सिर्फ एक बात बतानी है और फिर मैं आपसे जाना चाहूंगा। वो ये बात कौन सी है? वो बात है रियली आपकी साडी आखिरी रिगार्डिंग गाली सी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ। अली हसमत में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। अब दो टॉपिक रह गए आपके, क्वालिटी श्योर्स, क्वालिटी कंट्रोल रह गया, और आपके पास ऊपर से रह गया ये लीन प्रोडक्शन रह गया। मैंने आपको बताना जी है सर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है जी। तो मुझे आपसे इतना बता दें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है। ये पैराग्राफ पढ़ ले फटाफट, ये लाइन पढ़ लें बस दो, फिर छुट्टी है, प्लीज। एक बच्चा पढ़ दूं क्या? A series of activities with a defined beginning and end that are designed to achieve a particular objective। वो क्या होता है, प्रोजेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट टाइम लगाना है, प्रॉपर सीरीज एक्टिविटीज है, प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग रिसोर्सेज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन अ सेट टाइम स्केल एंड Executive। बजट। यहां पर मैं बात छोड़ रहा हूं, कल इतनी ही क्लास पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 4 आपका वाइंड अप हो जाएगा।